अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई सेट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हम पढ़ रहे थे। मैंने चेंजेस इन पॉलिसी का लेक्चर 3 में आपको ये बताया कि अगर पॉलिसी चेंज होगी तो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली हम किस तरह से डील करेंगे। आज उसकी एक और एग्जांपल है, आपकी बुक की एग्जांपल है काशिफ इंजीनियरिंग के नाम से एग्जांपल 5। ये भी चेंजेस इन पॉलिसीज की एक एग्जांपल है। इंशाल्लाह चेंजेस इन पॉलिसी को समझने के लिए ये भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसको पढ़ लेते हैं जी। एग्जाम्पल 5। Following information have been extracted from the financial statement of KEL for the year ended 31st December 2024। आगे उसकी डिटेल्स दी हुई हैं जी उसने 2022, 23 और 24 के लिए। उसने बताया हुआ जी के डेप्रिसिएशन कितनी है, 3 साल की डेप्रिसिएशन दी हुई है, नेट प्रॉफिट 3 साल के। काफी ज्यादा क्वेश्चन में आपको यही डाटा नॉर्मली दिया होता है। नेट प्रॉफिट 3 साल के दिए हैं, पीपीई उसने 3 सालों के दिए हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये 3 साल की दी हुई है, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी 3 साल की दी हुई है। ये तो डाटा है आपको जो नॉर्मल है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हुआ होगा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। उसने कहा ये जो डेप्रिसिएशन है स्टेरिक क्योंकि लगा है, तो उसको उसने एक्सप्लेन किया है कि ये डेप्रिसिएशन जो है इसमें दोनों डेप्रिसिएशन शामिल है, यानी पीपीई की भी शामिल है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी शामिल है। जाहिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसका मतलब है कॉस्ट मॉडल पर रखी होगी आपने। अच्छा जी, अब उसमें चेंज क्या है उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। कहते हैं जी, टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। अब थोड़ा सा उसने बात को क्लियर किया। उसने कहा जी कि हमारे पास ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आ रही है आपको, ये मेन प्रॉब्लमेटिक इशू है। बाकी सब चीजें जो है वो तो इससे रिलेटेड है, यानी मेन ये चीज। कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ये कंपनी पहले कॉस्ट मॉडल पर रख रही थी और अब उसने सोचा है कि इसे फेयर वैल्यू मॉडल पर रखेगी। ठीक हो गया जी, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। यानी चेंज इन पॉलिसी है और ये वॉलंटरली चेंज है इसकी, ये चेंज इन आईएफआरएस की वजह से नहीं हो रही। अच्छा जी, फिर उसने नीचे बताया जी दी ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ केईएल इज अ बिल्डिंग परचेज ऑन 1 जनवरी 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 मिलियन। देखिए हम किस ईयर में हैं, 2024 में, और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, 2021 में। ये क्यों बताया उसने, क्योंकि हमने रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस लेके आनी है। तो इसका मतलब है ये 21 से लेके 2024 तक कॉस्ट मॉडल पर रही है। अब अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल, तो हम 2024 से ऑनवर्ड नहीं अप्लाई कर सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2021 में वापस जाना पड़ेगा और 2021 से ये जो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंजेस हैं ये इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। राइट जी, ये तो तय पा गए। कहते हैं जी ये उसने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की थी, 150 की। कहता है इसमें से 60% जो है कॉस्ट की वो बिल्डिंग की है और बाकी ज़ाहिर लैंड है। ये क्यों बताता है, ये ज़ाहिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है। अगर बिल्डिंग में लैंड भी और बिल्डिंग भी हो तो लैंड चूंकि डेप्रिशिएट नहीं होती तो वो निकालनी पड़ती है हमें, इसलिए 150 का 60% लेंगे तो ये कितना बनेगा, 90। इसका मतलब है 90 जो है ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है। और हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ फॉर 20 इयर्स, और रेजिडुअल वैल्यू भी उसने बताई हुई है 10 मिलियन की। इसका मतलब है अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 150 में से जाहिर है बिल्डिंग कितनी है, 90 की। 90 में से भी 10 जो है वो रखनी पड़ेंगी क्योंकि वो रेजिडुअल वैल्यू है। तो 80 रुपए की जो बिल्डिंग है वो डेप्रिशिएट होगी। अभी अगर इसको हम आगे जाके मजीद देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। The depreciation is included in the above draft financial statement। वो उसने बताया हुआ जी ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो उसमें शामिल है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है। The fair value of the investment property has increased by 6% in each year since acquisition। ये भी उसने बता दिया कि अब चूंकि मॉडल जो है वो उसमें फेयर वैल्यू मॉडल पर चला गया, तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर चली जाए तो हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हर साल के आखिर में जाकर भी देखते हैं कि ये कितनी बड़ी है। अगर बड़ी है तो उतना प्रॉफिट लिख दिया जाता है, अगर कम हुई है तो उतना लॉस लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए की बिल्डिंग है, साल के आखिर में जाकर देख लेंगे
कि कितनी बड़ी है। अगर 110 की हो गई है तो बिल्डिंग 110 की कर देंगे और 10 रुपए का गेन शो कर देंगे। अगले साल जाकर एज्यूम वो कम हो जाती है तो जितनी कम हुई उतना लॉस शो कर देंगे और बिल्डिंग भी उतनी कम करके लिख देंगे। ये भी हम देख लेते हैं जी जाकर इसको। ठीक है जी, उसने कहा जी कि प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव अमाउंट्स ऑफ व्हाट जी। बैलेंस शीट बनाएं जी, कहते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वही 3 इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको जी लेके चलता हूं एक्सेल में, वहां पर जाकर ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए रीड्राफ्ट किया हुआ है थोड़ा सा आसान जुबान में। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं जी। चलिए देख लेते हैं जी इसकी डिटेल्स वंस अगेन। अच्छा जी, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपके लिए जरा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो डाटा दिया हुआ था 2022, 23 और 24 का। डिप्रिसिएशन दी हुई है, नेट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, पीपीई दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दी है और रिटेन्ड अर्निंग। सेम क्वेश्चन मैंने इधर रीराइट किया और फिर उसकी जो डिटेल्स थी उसने बताया कि हुआ क्या है, चेंज इन पॉलिसी क्या हुई कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले कॉस्ट मॉडल पर थी, अब उसने कहा है कि कॉस्ट मॉडल पर नहीं जाएगी बल्कि ये फेयर वैल्यू मॉडल पर जाएगी। तो और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स दें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा जी, अब इसमें आपके सामने ये चीजें जो चाहिए थे क्वेश्चन में वो सारी हमारे सामने। क्वेश्चन शुरू करते हैं और चीजें इसमें से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेस कहते हैं। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली जो चीज मैंने आपको जो पहला लेक्चर था उसमें भी यही चीज बताई कि आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले प्रॉफिट को एडजस्ट किया करें। प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। देखें यहां से मेरे पास प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये एक सामने आपके एक फॉर्मेट नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स उसने दिए हुए ये 2022, 23 और 24 का, यहाँ से मैं लिखता हूँ और 2022, 23 और 24 का ये मैंने आपके सामने प्रॉफिट लिख दिया। इसे यहाँ से मैं हट के इधर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ से ये कर लेते हैं और ये। अच्छा ये 2021 का उसने प्रॉफिट नहीं दिया, हम भी नहीं लिख रहे जो नहीं दिया, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि हमारी जो पॉलिसी चेंज हुई है ये चेंज 2024 में हुई है और हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने खरीदी कब थी, 2021 में। चूंकि रिट्रोस्पेक्टिवली हमने इसको लिखना है तो रिट्रोस्पेक्टिवली अगर हम पीछे जाएंगे तो 2021 तक का हमें डाटा चाहिए, उसमें से जो अवेलेबल डाटा है उसको यूज कर लेते हैं। देखें जी ये प्रॉफिट मैंने लिख दिया, 2021 में कोई प्रॉफिट नहीं है, 22 में 72 का है, 23 में 92 का है, 24 में 84 का है। हुआ क्या होगा अब पॉलिसी चेंज होने से? देखें नंबर वन, जब ये कॉस्ट मॉडल पर थी तो पहली चीज जो हमें जो जो नोट करनी है वो ये है कि ये कब से कॉस्ट मॉडल पर थी। ये 2021 में हमने एसेट खरीदा था, 2021 से कॉस्ट मॉडल पर थी। इसका मतलब है हमें जो भी चेंज लेके आनी है अब वो 2021 से शुरू करनी, राइट जी, रेट्रोस्पेक्टिवली। दूसरी चीज चेंज आई क्या होगी? देखें दो चेंजेस इसमें है। पहले जब ये कॉस्ट मॉडल पर था तो जाहिर है ये एसेट डिप्रिशिएट हो रहा था, तो हमारे प्रॉफिट हर साल उसकी डिप्रिसिएशन से कम हो रहे थे। पहले तो हमने ये जो डिप्रिसिएशन, चूंकि अब ये कॉस्ट मॉडल पर नहीं है, इसका मतलब है हम सारी डिप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे इसकी पीछे वाली। ठीक हो गई, तो नंबर वन तो ये है कि इसकी सारी डिप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। दूसरा 2021 से ऑनवर्ड हम समझेंगे कि फेयर वैल्यू मॉडल पे, हालांकि फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट कब किया उसने, इसने अडॉप्ट किया 2024 में, लेकिन चूंकि वॉलंटरली हमने पॉलिसी चेंज की है तो हम इसे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। कब से? 2021 से। हम ऐसा समझेंगे जैसे ये फेयर वैल्यू मॉडल 2021 में ही अप्लाई हो गया था।
तो हम 2021 से ही फेयर वैल्यू, जितनी भी फेयर वैल्यू बड़ी होगी तो उतना उतना गेन लिखते जाएंगे, कम होगी तो उतना उतना लॉस लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट में दो चीजें चाहिए, 2021 से उसकी डिप्रिसिएशन कितनी है ताकि मैं उसे रिवर्स कर सकूं, और 2021 से उसका फेयर वैल्यू गेन कितना है ताकि मैं उसे ऐड करता जाऊं। तो ये जी मैं आपके लिए सबसे पहले तो इसकी डिप्रिसिएशन देख लेते हैं। 2021 इसकी डिप्रिसिएशन देखिए, डिप्रिसिएशन उसकी कितनी है, उसके लिए उसने सारी चीजें दी है। उसने कहा जी इसकी कॉस्ट कितनी थी 150, इस 150 में से 60% हमारा बिल्डिंग है, डिप्रिसिएट तो जाहिर है बिल्डिंग ही होनी, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, और इसकी लाइफ कितनी है 20 साल। इसका मतलब है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें, मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि इसकी डिप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है, 150 मल्टीप्लाई बाय 60%, तो ये इतनी इसकी बिल्डिंग है। बिल्डिंग में से भी उसने कहा 10 रुपए रेजिडुअल वैल्यू, वो भी निकाल दें तो बाकी 80 बच गई। 80 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन हर साल कितनी उसकी चार्ज हो रही होगी, 4 रुपए। तो मैं यहाँ पर इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। लीजिए ये देखें, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रही, ऐड हो रही है। क्यों? क्योंकि अब ये कॉस्ट मॉडल नहीं है बल्कि फेयर वैल्यू मॉडल है। जितनी जितनी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई थी हमने ऐड बैक कर दी। ठीक हो गया जी। यानी कॉस्ट मॉडल को हमने यहां पर अब इसको जीरो कर दिया। अब ये जो जीरो हो गया, अब जो सही, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं ये फेयर वैल्यू मॉडल पर आ जाए। तो हम देखते हैं अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल 2021 में ही अप्लाई हो जाता तो कितनी हम हर साल की इसकी फेयर वैल्यू गेन या लॉस होता। उसने बताया है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो इंक्रीज, फेयर वैल्यू इंक्रीज क्वेश्चन में उसने बताया था हर साल प्रॉपर्टी 6% तक बढ़ती है, 6% हर साल उसमें इंक्रीज आता है। तो हर साल इंक्रीज अगर 6% आता है इसका मतलब है 150 अगर मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो पहले साल में कितना गेन आया होगा इसका 9 रुपए का। तो मैं कह सकता हूँ पहले साल में फेयर वैल्यू गेन कितना हुआ होगा 9 रुपए का। दूसरे साल में इसका 6% ले लेते हैं तो 9 6 पॉइंट 54, तो ये आ जाएगा 9.54। फिर 6% इसका, इसका भी 6% इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका 6% इंक्रीज करते हैं तो वो कितना आता है 10.11, सॉरी 10.11। फिर इसका भी 6% अगले साल इंक्रीज हुआ होगा तो वो कितना है जी 10.71, राइट। तो ये फिर वैल्यू इंक्रीज आ गई। तो देखिए हमने क्या किया जी, सिर्फ ये किया, प्रॉफिट उसने बताए हुए थे कि 72 है 28 ईयर 22 में, 23 में 98 था, 24 में 84 था। सिर्फ मैंने क्या किया कि जो पॉलिसी चेंज होने की वजह से जो कॉस्ट मॉडल था, अब जाहिर कॉस्ट मॉडल नहीं रहा, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन मुझे नहीं चाहिए, डेप्रिसिएशन मैंने ऐड बैक कर दी। फेयर वैल्यू मॉडल पर चला गया था, उसने कहा था हर साल अब इसका फेयर वैल्यू गेन हमें चाहिए, तो डेप्रिसिएशन मैंने ऐड बैक कर दी, और जो चाहिए था उसका हर साल इंक्रीज में इसमें ऐड करता गया, राइट जी। अब मैं कह सकता हूँ जी मेरे पास अगर मैं प्रॉफिट देखूं कितना बनता है, तो ये तो खैर इसका चूंकि ऊपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इसका बेशक ना टोटल करें आप, लेकिन ये आप कर सकते हैं, इसका टोटल ये कितना बनता है जी 85.54, 85.54। दूसरा इसको भी देख लें जी, ये कितना बनता है जी 112.11, ये भी आ गया जी, और ये कितना बनता है जी इधर 98.71, 98.71 राइट जी। तो पहला काम जो हमने करना था वो कर लिया, मैंने प्रॉफिट अपने एडजस्ट कर लिए। सिंपली मैंने क्या किया, जो चीज नहीं चाहिए थी और हो रही थी उसे ऐड बैक कर दें, और जो चीज अब चाहिए थी वो गेन हमने ऐड बैक कर। दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, हालांकि डेप्रिसिएशन माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अब पॉलिसी चेंज हो गई, पहले हम इसे माइनस कर चुके थे, अब इसका इफेक्ट जीरो करने के लिए हमने इसको वापस ऐड बैक कर दिया जी, राइट हो गया जी। और जो गेन आ रहा था वो उसमें ऐड वैसे ही होना था, हमने ऐड कर दिए सारी चीज। यहां पर आ जाए जी,
अब वंस अगेन अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पिछले 2 साल के ओपनिंग बैलेंसेस। मुझे 2023 का ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए। वो फिर वंस अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2023 का ओपनिंग बैलेंस ऑल्दो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कितना 374 का, लेकिन ये नहीं लेना आपने। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बच्चे ये वाले लेके आ जाते हैं और फिर बच्चा उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूरा किया हुआ ठीक यहाँ पर मार्क खा जाता है। तो आपने ये वाला बैलेंस नहीं लेना, बल्कि आपने हमेशा 2023 का अगर आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो आप पहले 2022 का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे एडजस्ट करें, और जो 2022 का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 23 का ओपनिंग बन जाएगा। तो मैं 2022, क्योंकि मुझे 2023 का ओपनिंग चाहिए तो मैं कहां से शुरू करूंगा, 2022 के, विच इज 276। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द 2022 विल बी 276, और इसमें ऐड क्या करनी होती है, एडजस्टमेंट। अब मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए इसमें एडजस्ट आपने क्या करना है, 2022 वो आपको यहां से मिलेगी। 2022 ये है ना, इससे पीछे पीछे जो इसकी एडजस्टमेंट है वो कितनी बनती है, 26.54। ये सारा, ये 4, 9, 4 और 9.4 ये एडजस्टमेंट है इसकी। ये कितनी बनती है जी, 26.54। अब ये कितना बनता है जी, 302.3025। राइट जी। ये 2022 का क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब है ये 2023 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। नेट प्रॉफिट चाहिए, वो 2022 का ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे, 23 का कितना है, 12112 पॉइंट, ये बनेगा। और इसका टोटल कर लेते हैं, ये कितना बनेगा जी, 414.65। लो जी, अब जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो इसका ओपनिंग बन जाएगा। लीजिए ये भी इधर लिख देते हैं, इसका भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका नेट प्रॉफिट ये यहां से ले लेते हैं जी, कितने 98 पॉइंट, यो लो जी। ये जिसको ये तो लिख दिया जी, ये बिल्कुल अभी हम जैसे करके आए थे, 513.36, 513.36 है कुछ। ले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कंप्लीट होगी। मैं फिर से बता दूं, ये यहां से नहीं लेना, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स दी हैं ये, इसमें हमारी एडजस्टमेंट अभी नहीं होती। तो आपने 2022 को पहले एडजस्ट करना है यहाँ पर, और ये जो आएगा 2022 का क्लोजिंग, इसे आपने 2023 का ओपनिंग बनाना है। राइट। अब वापस आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाहिर है जी कौन कौन सी चीजें हैं जी, यहाँ पर पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और रिटेन्ड अर्निंग्स है। लीजिए हम सबसे पहले पीपीई ले लेते हैं जी। पीपीई तो ऑलरेडी उसने दी हुई है, ये यहाँ से ले लेते हैं पीपीई। ये लीजिए, उसने 21 की नहीं दी हुई, हम भी नहीं लिख रहे। राइट जी। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो कितनी है जी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 142, 138 और 134। पर डोंट फॉरगेट, अगर हम 121 का भी लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। ये दरअसल ऐसे कैलकुलेट हुई होगी, डोंट फॉरगेट कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी वो कितने की है, 150 रुपए की ओरिजिनल। 2021 में ये कितनी, इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी नजर आनी चाहिए, 150 माइनस 4, 146, फिर 4 निकल गई होगी, 142। ये देखें ना आगे, ये देखें 2022 में 142 नजर आ रही है, फिर 4 निकली होगी 138, फिर 4 निकली होगी 134। तो ये दरअसल ऐसे नजर आ रही है, इसको आप अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर साल इसमें से 4 4 रुपीस इसकी डिप्रिसिएशन माइनस हुई नजर आएगी। राइट जी। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है 150 की, जो एक्चुअली थी, इसमें से 4 पे पहले साल में डिप्रिसिएशन निकली होगी, 22 में भी, 23 में भी, और 24 में भी डिप्रिसिएशन हर साल की निकली है। देखिए अब 2021 में मैं क्या करूंगा जी, इसकी जो डिप्रिसिएशन है वो एड बैक करनी है ना हर साल हमने। तो 2021 में 4 रुपए निकली थी, एड बैक कर दें। 2022 में 8 रुपए निकली थी, क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन होती है ना,
निकलेगी तब भी एक्यूमुलेटेड, ऐड होगी तब भी एक्यूमुलेटेड। यहाँ पर 12 ऐड होगी, यहाँ पर 16 ऐड होगी। देखें हर जगह, ये देखें हम चाहते हैं ना कि डेप्रिसिएशन के बाद ये 150 की नजर आई, ये देखिए 150, ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150। दरअसल हमने क्या किया, हमने हर साल की डेप्रिसिएशन उसमें ऐड बैक कर दी। राइट जी, अब हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे नहीं, क्योंकि अब हम कॉस्ट मॉडल पर नहीं है बल्कि फेयर वैल्यू मॉडल पर है, तो इसको हमने दरअसल ओरिजिनल कॉस्ट पर वापस इसको रिज्यूम कर दिया जी, रिस्टोर कर दिया। लो जी, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज मुझे चाहिए, हमने डेप्रिसिएशन तो इसमें ऐड बैक कर दी। अब ये चूंकि आज के बाद उसने क्या कहा जी कि ये फेयर वैल्यू मॉडल पर है, फेयर वैल्यू मॉडल उसका क्या बता रहा है जी, कहता है जी हर साल पहले साल में 9 रुपए से बढ़ा है, दूसरे साल में 9.54 से, तीसरे साल में 10.11 से, चौथे साल में 10.71। इतनी इतनी इसकी देखें जी। अब जो फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ है वो भी एक्यूमुलेटेड इफेक्ट हो गया। पहले साल में 9 रुपए से, दूसरे साल में जाहिर है मजीद 9.54 से बढ़ गया है, तो इसका मतलब है 9 प्लस 9.54 विच इज 18.54, 18.5। राइट, नेक्स्ट आ जाए जी। इसमें अब 18.54 में मजीद 10.11 बढ़ गया, इसका मतलब है अब ये कितना हो गया होगा, 28.65 क्यूमुलेटेड इफेक्ट्स। यानी पहले में 9, दूसरे में 9 प्लस 9.54, तीसरे में अब तक, और चौथे में चौथे साल तक। राइट, ये सारी के सारी इसमें, तो चौथा जो होगा उसमें 39.6 और 363। ओके, अच्छा जी, ये में आ गया। राइट जी, ये जी, उसका मतलब है आपने डिप्रिसिएशन भी उसका एक्यूमुलेटेड फैक्ट शो करेगी। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए डिप्रिसिएशन हर साल की, हर साल के प्रॉफिट को एडजस्ट करेगी, और एसेट में वापस जब आएगी तो अगर निकलेगी तब भी एक्यूमुलेटेड, और एड बैक होगी तब भी एक्यूमुलेटेड। इसी तरह फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट में हर साल का, हर साल के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। लेकिन जब एसेट में आएगा तो जाहिर है पहले साल में 9 रुपए बढ़ा, दूसरे साल में मजीद 9.54 बढ़ गया, तो जाहिर है ये 18.54 हो गया। तीसरे साल में मजीद 10.11 बढ़ गया, तो इसका मतलब है तीसरे साल तक ये एसेट मजीद 10.11 इसमें ऐड हो गया। चौथे साल में मजीद 10.71 बढ़ गया, तो वो भी इसमें ऐड बैक हो जाएगा। तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो दरअसल इतने की होगी जी, वो पहले साल में 159 की होगी, दूसरे साल में 168.654, तीसरे में 178.75, और चौथे में 189.36 हो जाएगी। पीपीई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी डेप्रिसिएशन अलहदा पहले ही कर चुका। राइट जी, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। रिटेन्ड अर्निंग्स हम पहले कैलकुलेट कर चुके जी, ये देखें रिटेन्ड अर्निंग्स, ये यहां से लें और यहां पर लिख दें, सॉरी। राइट जी, ये अगर आप तीसरे साल की भी लिखना चाहते हैं तो वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये ले जी, ये आप बेशक 0 लिख दें क्योंकि इसके लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास है सच नहीं है जी। राइट जी, दैट्स इट जी, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फेयर वैल्यू भी आ गई थी। हमने सिंपली क्या किया, इस डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर करेंगे कि इस डेप्रिसिएशन में दोनों डेप्रिसिएशन शामिल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट कर लेंगे। पीपीई इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ठीक लिखी हुई है, अपनी उसने सिर्फ अपने हिस्से की डेप्रिसिएशन निकाली हुई है। राइट जी, तो हमने क्या किया, पहले प्रॉफिट को एडजस्ट किया, प्रॉफिट में अब कॉस्ट मॉडल नहीं है चूंकि, तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक की, और फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करके फेयर वैल्यू भी ऐड बैक कर दी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमने पहले क्या किया, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट किया रिटेन अर्निंग्स का, उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट किए हुए थे, ऐड किए,
क्लोजिंग बैलेंस आया, इसे ही हमने अगले साल का ओपनिंग बनाया, ये प्रॉफिट यहाँ से हमें मिल गए, ये फिर से इसमें ऐड किए और इसका भी क्लोजिंग ले लिया। बैलेंस शीट में हमें पीपीई चाहिए था, उसका तो कोई नहीं था, वो तो एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल ठीक लिखे थे। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमें पता है 2021 की नहीं दी हुई थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। कैसे? क्योंकि 150 हमें पता है एसेट है पहले साल में, उसके में से 4 साल की डेप्रिसिएशन, 4 रुपए की डेप्रिसिएशन निकली होगी, तो ये 146 होगी। इसीलिए देखें, आपको क्वेश्चन में भी ये 142 नजर आ रहा था, ये 138 नजर आ रहा था, ये 134 नजर आ रहा था। हर साल में से उसकी डेप्रिसिएशन 4 रुपए निकली थी, इसलिए ये ऐसे नजर आ रही थी। ये तो गिवन थी। इसमें पहले साल की डेप्रिसिएशन ऐड होगी, दूसरे साल तक की, तीसरे साल तक की, चौथे साल तक की, फिर जो फेयर वैल्यू थी वो भी एक्यूमुलेटेड, उसका इफेक्ट ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास जो उसकी एसेट्स की वैल्यू थी वो आ गई। रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन थी, वो एज इट इज लिख दी। दैट्स इट जी। आई होप ये आपको समझ लग गई होगी इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।